नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन में बीटेट का प्रश्नोत्तर बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 का प्रश्न देखेंगे हम लोग। आज हम लोग प्रश्न 16 से 30 तक देखेंगे। हम लोग पिछले कक्षा में 1 से 15 तक देखे थे। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो जेटेट की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। यह जनरल कंपटीशन में भी इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो कुल मिला के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग प्रश्न 16 से देखते हैं और उसका व्याख्या भी हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न 16 प्रश्न है 16वां कि सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में ग्लोब का उपयोग आवश्यक है। पहला है दिन रात का प्रत्यय समझाने में, दूसरा पृथ्वी का आकार बताने हेतु, सी है स्थल जल का अनुपात बनाने हेतु और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी। जो ग्लोब जो है वह ग्लोब का प्रयोग सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय को समझाने के लिए सर्वोत्तम सामग्री माना जाता है। ग्लोब जो है हम लोग भूगोल विषय में यूज करते हैं, भूगोल में यूज करते हैं। ग्लोब पृथ्वी का त्रिविमीय प्रतिरूप होता है। ग्लोब जो है, ग्लोब पृथ्वी का त्रिविमीय मतलब होता है 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय प्रतिरूप होता है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि पृथ्वी का त्रिविमीय प्रतिरूप क्या है, तो ग्लोब होता है। ग्लोब पृथ्वी का, इसके द्वारा पृथ्वी से जुड़े सभी तथ्य, जैसे इससे हम लोग क्या क्या जान सकते हैं, दिन रात का होना, दिन रात का होना हम लोग इससे पता लगा सकते हैं ग्लोब से। मौसम परिवर्तन के बारे में हम लोग जान सकते हैं। जल स्थल जल का अनुपात भी हम लोग निकाल सकते हैं इसमें, तथा पृथ्वी के आकार एवं स्थिति को भी आसानी से समझा जा सकता है। पृथ्वी की स्थिति को आसानी से समझा जा सकता है। तो ग्लोब बहुत ही इम्पोर्टेंट है भूगोल विषय की पढ़ने में। इससे हम लोग दिन रात का होना, मौसम परिवर्तन, स्थल जल का अनुपात का अनुमान लगा सकते हैं। पृथ्वी के आकार एवं स्थिति को भी आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं। तो मित्रों, उम्मीद है कि आप इसको समझ रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। आपको ढूंढना है कि जो सही नहीं है उसको। बॉक्साइट, एल्युमिनियम, अभ्रक, विद्युत, कोयला, पेयजल, बलुआ पत्थर, भवन निर्माण। तो जो युग्म सही नहीं है, जो जोड़ा सही नहीं है, वह जोड़ा है आपका कोयला और पेयजल। बॉक्साइट इसका और है, एल्युमिनियम इसी से प्राप्त किया जाता है बॉक्साइट से, इसलिए यह एक सही युग्म है। अभ्रक विद्युत और अभ्रक का सही युग्म है, क्योंकि आयरन वगैरह में हम लोग अभ्रक का प्रयोग करते हैं, तो यह भी एक हमारा सही युग्म है। कोयला का पेयजल से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, तो इसका हमारा सही आंसर जो होगा वह होगा सी। कोयला का पेयजल से कोई संबंध नहीं है, जबकि बलुआ पत्थर से भवन निर्माण हो सकता है और होता है, यह एक सही ऑप्शन है। तो जो सही युग्म नहीं है वह है कोयला। कोयला का पेयजल से किसी भी तरह का संबंध नहीं है, तो हमारा सही आंसर जो होगा वह होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 18 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन वर्षण का रूप नहीं है। वर्षण का रूप जो नहीं है वो कौन नहीं है, वर्षा, ओस, हिमपात और आंधी। तो जो आंधी है वह वर्षण का रूप नहीं है। आप ध्यान रखेंगे कि वर्षा, ओस,
हिमपात, वर्षा, ओस, हिमपात वर्षण से संबंधित हैं। ये सब वर्षण से संबंधित हैं, वर्षण से संबंधित हैं। जबकि आंधी जो है, जबकि आंधी हवाओं के गति, हवाओं के गति, हवाओं के कहिए कि तेज गति, हवाओं के तेज गति के बहने को कहते हैं, बहने को कहते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या देखें कि वर्षण का रूप नहीं है तो कौन नहीं है? आंधी। ये वर्षण का रूप है वर्षा, ओस और हिमपात। वर्षा, ओस और हिमपात वर्षण से संबंधित है, जबकि आंधी जो है हवाओं के तेज गति के बहने को कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा डी, आंधी। नेक्स्ट प्रश्न है 19। पृथ्वी पर सबसे अधिक जल पाया जाता है कहाँ? नदियों में, अंटार्कटिका में, महासागर में या झीलों में? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वह होगा महासागरों में। सबसे अधिक जल जो पाया जाता है वह महासागरों में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी के कुल 2/3 भाग पर जल उपस्थित है, 2/3 भाग पर जल उपस्थित है। ध्यान रखिएगा इसको, 2/3 भाग पर जल उपस्थित है। इनमें से पीने जो है इनमें से मात्र 2.5% जल जो है जल ही पीने योग्य है, जल ही पीने योग्य है। और जो ये 2.5% जो है वह जो है कि जो झरनों, नदियों तथा झीलों में पाए जाते हैं, झीलों में पाए जाते हैं। शेष सभी जल जो है इसके बाद शेष सभी जल जो है, शेष सभी जल महासागरों में, शेष सभी जल महासागरों में पाए जाते हैं। जो खारा होने के कारण पीने लायक योग्य नहीं होता है, जो खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं होता है। तो हम लोग देख लिए कि पृथ्वी पर सबसे अधिक जल कहाँ पाया जाता है? तो महासागर में पाया जाता है। 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता है? यह सबसे विशाल है, बी इसमें अनेक देशों के संविधान से प्रावधानों को लिया गया है, सी यह लचीला है और डी उपरोक्त सभी। तो भारतीय संविधान की जो विशेषता है ये तीनों है, तो हम लोग बोलेंगे कि उपरोक्त सभी। भारतीय संविधान की ये ऊपर में जितने भी लिखे गए हैं वो सभी विशेषताएं हैं। तो इसका हम लोग सही आंसर बोलेंगे कि जो करेक्ट आंसर जो बोलेंगे वह होगा डी। और इसके बारे में थोड़ा हम लोग और भी विशेषता देख लेते हैं। भारतीय संविधान की थोड़ा और विशेषताएं देख लेते हैं। भारतीय संविधान की हम लोग विशेषताएं थोड़ा देख लेते हैं साथ ही साथ। पहला है कि यह विश्व का, ध्यान दीजिएगा, यह विश्व का सबसे विशाल संविधान है, सबसे विशाल संविधान है। यह विश्व का सबसे बड़ा, सबसे विशाल संविधान है। इसमें कठोरता एवं लचीलेपन, कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय है।
तीसरा है कि अनेक देशों के संविधान के प्रावधानों को ग्रहण किया गया है। अनेक देशों के संविधानों से प्रावधानों को ग्रहण किया गया है। और भी जान लीजिए कि मौलिक अधिकारों को संरक्षित किया गया है। मौलिक अधिकारों को संरक्षित भी किया गया है। और भी हम लोग जान लें संसदात्मक व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो हम लोग अभी संविधान, भारतीय संविधान की विशेषताएं देख लिए। यह लचीलापन के साथ साथ कठोरता का भी समन्वय है इसमें। यह विश्व का सबसे विशाल संविधान है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय सेना के तीनों अंगों का प्रमुख होता है। भारतीय सेना के तीनों अंगों का प्रमुख होता है कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और या चौथा है रक्षा मंत्री। तो भारतीय सेना के तीनों अंगों का जो प्रमुख होता है वह होता है राष्ट्रपति। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ए। राष्ट्रपति जो होता है वह, ध्यान दीजिएगा, हम लोग बढ़िया से लिख लेते हैं। भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत के तीनों सेनाओं, हम लोग जानते हैं तीनों सेनाओं कौन कौन है। भारत के तीनों सेनाओं, तो वो तीन सेना कौन कौन है? जल, थल एवं वायु। जल, थल एवं वायु का अध्यक्ष होता है। एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जो राष्ट्रपति होता है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो जल, थल एवं वायु सेना का अध्यक्ष होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है 22। भारत का एकमात्र क्रियाशील ज्वालामुखी है कौन? कहाँ है वो? मेघालय में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, चौथा है गोवा में। तो वह कहाँ है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत का एकमात्र क्रियाशील ज्वालामुखी है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा सी। तो हम लोग इसका थोड़ा डिटेल लिख देते हैं कि भारत का एकमात्र क्रियाशील ज्वालामुखी, उसका नाम है वैरन है। जो कहाँ पर है? जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह राज्य में स्थित है। तो इंडिया का एकमात्र क्रियाशील ज्वालामुखी कौन है? बैरन, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कि प्रजातंत्र को जनता के द्वारा शासन किसने कहा? ये बहुत ही फेमस कोटेशन है। प्रजातंत्र को जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन किसने कहा? अब्राहम लिंकन ने, जॉर्ज वाशिंगटन ने, रूजवेल्ट ने या चर्चिल ने। तो यह इसका जो सही आंसर होगा वो किसने बोला था? तो अब्राहम लिंकन का यह कथन है। थोड़ा डिटेल हम लोग जान लें। अब्राहम लिंकन का ये कथन है। और अब्राहम लिंकन कौन थे? तो अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। लिंकन ने
जो परिभाषा दी वह इस प्रकार दी, परिभाषा इस प्रकार दी कि जनता प्रजातंत्र जनता का प्रजातंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। तो अब्राहम लिंकन जो अमेरिका का राष्ट्रपति थे उनका कथन ये था। नेक्स्ट प्रश्न है, सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता था? सेलुलर जेल को अंग्रेज जेल, काला पानी, बड़ी जेल या रुग्ण जेल? तो सेलुलर जेल को काला पानी के नाम से जाना जाता था। सेलुलर जेल को काला पानी के नाम से जाना जाता था। यह जेल कहाँ पर है? यह जेल सेलुलर जेल कहिए या तो काला पानी जेल, यह जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर, ध्यान दीजिएगा, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। और अंग्रेजी शासन काल में यहाँ पर कैदियों को कैद करके रखा जाता था। अंग्रेजी शासन काल में यहाँ कैदियों को रखा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? यह बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया था। हम लोग इसको बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि ऊंट के पैर गद्देदार होते हैं। इस कारण रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है तथा साथ ही भोजन एवं जल को संचित रखने की क्षमता के कारण रेगिस्तान में कई दिनों तक बिना भोजन एवं जल के रह सकता है। तो ऊंट को हम लोग रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा हमारा सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सती प्रथा को समाप्त कराने में किनकी महत्वपूर्ण भूमिका है? केशव चंद्र सेन की, राजा राम मोहन राय की, डॉक्टर डी के कर्वे की और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की? तो यह एक सिंपल कॉमन प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय सती प्रथा को समाप्त कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। और उस समय इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में लिख लेते हैं कि राजा राम मोहन के प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेंटिक ने 1829 में, ध्यान दीजिएगा, 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने की घोषणा की तथा विनियम 17, ध्यान दीजिएगा, ये
70 के द्वारा स्त्री को सती होने या कराने की को अवैध ठहराया। तो हम लोग देख लिए राजा राम मोहन राय के प्रयासों से कौन, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने की घोषणा की तथा विलियम 17 के द्वारा स्त्री को सती होने या कराने को अवैध ठहराया। नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्ध धर्म भारत से निकलकर किन देशों में गया? जापान, चीन, कोरिया और ये सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ये सभी। बौद्ध धर्म भारत से निकलकर जापान भी गया, चीन भी गया, कोरिया भी गया, श्रीलंका भी गया, अफगानिस्तान भी गया। और इस कार्य को मौर्य शासक अशोक ने आगे बढ़ाया। थोड़ा डिटेल भी हम लोग लिख लेते हैं। ये सभी देशों में हम लोग लिखेंगे उपर्युक्त सभी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अनेक देशों जापान, चीन, कोरिया, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान आदि में अपने शिष्यों को भेजा। बुद्ध के इन कार्यों में मौर्य शासक अशोक ने आगे बढ़ाया। तो हम लोग देख लिए बौद्ध धर्म भारत से निकलकर किन किन देशों में गया, तो डिटेल से हम लोग थोड़ा देखें। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया श्रीहरिकोटा में, पोखरन में, चांदीपुर में या ट्रॉम्बे में। तो पोखरन में किया गया। इसका सही आंसर होगा वह होगा बी। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो 18 मई, ध्यान रखिएगा, 18 मई 1974 को श्रीमती इंदिरा गांधी के काल में पोखरन कहाँ है? पोखरन कहिए कि राजस्थान में है, पोखरन में किया गया। और इस परीक्षण को ध्यान दीजिएगा,
इस परीक्षण को हंसते हुए बुद्ध का नाम दिया गया। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे। एक रिक्वेस्ट है कि यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन्स को दबा लें, ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसकी सूचना सबसे पहले मिल जाए। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके दोस्त भी लाभान्वित हो सकें। नेक्स्ट है कि बिस्मिल्लाह खान संबंधित थे तबला वादन से, संतूर वादन से, बांसुरी वादन से या शहनाई वादन से। तो बिस्मिल्लाह खान जो हैं वह संबंधित थे आपका शहनाई वादन से, और इनका संबंध बनारस घराने से था। बनारस घराने से संबंध था किनका? बिस्मिल्लाह खान का संबंध बनारस घराने से था, और यह शहनाई वादन में मशहूर थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे वात्स्यायन, चाणक्य, पराशर, कनाद। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा चाणक्य। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। और चाणक्य का मूल नाम, ध्यान दीजिएगा, चाणक्य का मूल नाम विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त था। इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य ने राजनीति पर आधारित अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की। इन्हें भारत का मैकियावेली कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। तो मित्रों, आज हम लोग यहीं तक। एक बार पुनः रिक्वेस्ट है कि यदि अब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ कर लें। थैंक यू।